निर्णय IAS बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और टेक्स्ट बुक में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी 2025 प्री का रिजल्ट आ चुका है और जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और आज हम लोग यहां पर इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि जीएस पेपर 1 में जो इतिहास विषय है उसको हम कैसे कवर करें, क्योंकि यूपीएससी का जो मेंस है वो अगस्त के लास्ट से जो है वो प्रस्तावित है ना। तो हमारे पास देखा जाए तो केवल 2 महीना ही बचा है। तो 2 महीने में जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से कवर किया जाए, आज हम लोग इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। सो मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है वो इस पर बने रहें। हम लोग इसमें मेन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर इस बात को भी हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का जो पेपर है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और तो इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहली बात आती है आधुनिक भारतीय इतिहास में हमें कौन कौन सी पुस्तकों पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो स्पेक्ट्रम की जो ये पुस्तक है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है और प्री हो या मेंस हो, इन दोनों के लिए ये किताब काफ़ी अच्छी है। कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो स्पेक्ट्रम में कवर नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर विपिन चंद्रा की जो किताब है वो यहाँ पर आपके लिए सही रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि बहुत ज़्यादा किताबों पर हमें फोकस नहीं करना है ना। किताबें हमें 2 या 3 से ज़्यादा नहीं रखनी है और साथ ही साथ यहाँ पर उन मेन टॉपिक्स पर फोकस करना है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो मुख्य टॉपिक हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है ब्रिटिश शासन की स्थापना से, है ना। और यूरोपीय लोगों का जो आगमन है उसमें धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में शासन को स्थापित किया। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना में जो प्रारंभिक युद्ध हैं, जैसे प्लासी का युद्ध जो है वो यहाँ पे 1757 का है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 की है और इस तरीके से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो रही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन की स्थापना। और यहाँ पर शासन की स्थापना में या प्रभुत्व में कुछ नीतियां जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई गई। जैसे हम देखें तो सहायक संधि प्रणाली जो है ये वेलेस्ली के द्वारा लाई गई और इसके माध्यम से कई सारे राज्यों को हड़पा गया। दूसरा, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या व्यवगत का सिद्धांत था जिसको हड़प नीति भी कहा जाता था और ये डलहौजी के द्वारा 1848 में लाई गई और उचित या अनुचित सभी ढंगों से भारतीय राज्यों को किसी न किसी तरीके से हड़प लिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन दोनों मुख्य नीतियों से बहुत बड़ा एक ब्रिटिश साम्राज्य तैयार होता है जो कि बिना लड़ाई के माध्यम से ही तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्रिटिश नीतियां थीं उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने में किस तरीके से भूमिका निभाई, भारतीय राज्यों पर उनका किस तरीके से प्रभाव पड़ा, इस चीज को यहाँ पर समझने की जरूरत है। अगली बात जो आती है वो है 1857 का विद्रोह, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, कौन सी मुख्य मुख्य घटनाएं हैं और इसका परिणाम क्या है। ठीक है, तो विद्रोह के लिए जो अग्रणी कारक थे, साथ ही साथ यहाँ पर हमें इस चीज पर भी फोकस करना पड़ेगा कि 1857 का जो विद्रोह है उसने भारतीय समाज और भारतीय राजनीति पर किस तरीके से प्रभाव डाला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इसकी शुरुआत करनी है। सबसे पहले हमें ब्रिटिश शासन की स्थापना को समझना है, जो भी प्रारंभिक युद्ध है उन पर थोड़ा फोकस करना है और जो नीतियां हैं उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1857 का विद्रोह आ रहा है। फिर यहाँ पे यदि हम देखें तो अगली चीज आती है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम देख रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर या फिर ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, है ना, एनी बेसेंट जैसे जो हमारे सामाजिक सुधार में सहायक मतलब नेतृत्व था, उनका योगदान किस तरीके से रहा,
कुछ ऐसे आंदोलन थे जिनका यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे हम देखें तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन सभी का यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आ रही हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन में हम देखें तो शुरुआती आंदोलन जो है वो उदारवादी नेताओं के हाथ में है और उनका यहाँ पर एक काम करने का तरीका अलग है। उदारवादियों की नीतियों से ही असंतुष्ट होकर हम देखते हैं कि उग्रवाद का उदय हो रहा है और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन और उसका जो नेतृत्व है वो इस तरीके से बंगाल के विभाजन को पूरे भारत में फैलाना चाहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो भी हम देख सकते हैं। और फाइनली 1919 से लेकर 1947 तक का जो समय है वो गांधीवादी युग से जुड़ा है। तो गांधी जी के द्वारा जो पहला जन आंदोलन किया गया वो हम देखते हैं कि वो असहयोग आंदोलन था, जो कि एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आया, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति से लेकर और संभ्रांत वर्ग के लोग भी शामिल हुए। ठीक है, और इस तरीके से असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है। इसमें यहाँ पर महात्मा गांधी की भूमिका क्या थी, इन आंदोलनों के कारण, प्रभाव, इनकी सीमाएं, इनका जो है भारतीय राजनीति पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा, यहाँ पर इसको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस चीज को देखना होगा कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, इनका जो है वो भारतीय राजनीति पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी वर्ग है, इसके बाद उग्रवाद का उदय हुआ और फाइनली हम देखते हैं गांधीवादी युग आता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे अगली चीज आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, वो भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके जो सत्र हैं या फिर इसके जो प्रमुख नेतृत्व है उस पर भी थोड़ा सा मतलब फोकस करना जरूरी है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता और विभाजन में माउंटबेटन प्लान, जो कि स्वतंत्रता की योजना और उसके संभावित परिणामों को बता रही है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना है। संवैधानिक विकास में यहाँ पर जो 3 मुख्य एक्ट हैं 1919, 1909 और 1935, इनको भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है, क्योंकि इनसे भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन जो है, उनके हम कह सकते हैं कि उनके संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में उनका क्या प्रभाव पड़ा या उनका महत्व किस तरीके से था, उसको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको यहाँ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम आते हैं कि भारत पर जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थी उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ा। जैसे धन की निकासी, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, ब्रिटिश शासन के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, जैसे जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, और साथ ही साथ जो भारतीय उद्योगों का उदय है वो भी इसी में आएगा। फिर यहाँ पे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर, है ना, ऐसी प्रमुख हस्तियों की जो भूमिकाएं थी और उनका योगदान जो है वो किस तरीके से रहा, वो भी हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव है उसमें हम देख सकते हैं कि पश्चिमी शिक्षा का जो प्रसार हुआ, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, भारतीय पुनर्जागरण के उदय सहित जो ब्रिटिश शासन के द्वारा लाया गया सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है, उनका भी एक विश्लेषण जरूरी है। तो इस तरीके से आधुनिक भारतीय इतिहास में हमने सबसे पहले पुस्तकों पर फोकस किया कि ज्यादा पुस्तकें नहीं रखनी है, और कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनको यहाँ पर हमें गहराई से पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर आते हैं और उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भारतीय कला और संस्कृति में जो सबसे पहले यदि हम देखें कि हमारे पास कौन कौन सी मुख्य किताबें होनी चाहिए जिसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग एक अच्छी तैयारी कर सके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कक्षा 11 की भारतीय कला का एक परिचय है, NCERT की किताब है, जो कि एक आपकी समझ को मजबूत करेगी और साथ ही साथ एक विश्लेषणात्मक जो दृष्टिकोण है उसको भी बैठाने में मदद करेगी। दूसरी किताब भी NCERT की है, जो कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में संस्कृति से संबंधित अध्याय है ना, यहाँ पर इस पर भी हम फोकस कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पर आती है विरासत शिल्प, जो कि भारत की जीवन शिल्प परंपराओं से जुड़ी हुई है। तो शुरुआत में बेसिकली हमें यहाँ पर ये 3 किताबों पर ही फोकस करना है
और इसी से हमें काफी कुछ चीजें हमें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, फिर इसमें यदि हम कुछ एडवांस वर्जन में देखें तो हम यहाँ पर नितिन सिंघानिया पर भी जा सकते हैं। हालांकि नितिन सिंघानिया की किताब काफी मोटी है और उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय भी लगेगा, और मेंस में इतना अभी हमारे पास समय भी नहीं है जितना हम उससे दे सकें। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अभी आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें और इससे ही यहाँ पर आपको काफी कुछ चीजें मिलेंगी। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर कुछ मुख्य टॉपिक्स पर आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला मुख्य टॉपिक है वो है वास्तुकला, और वास्तुकला का जो विभाजन है वो कई तरीके से है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में देखें तो वहाँ का शहरी नियोजन, वहाँ पर जो ईंटों की संरचनाएं हैं, मोहरे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, इस पर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम मौर्य वास्तुकला पर आए तो यहाँ पर स्तंभ, महल या चट्टानों को काटकर जो बनाई गई वास्तुकला है उस पर हमें ध्यान देना है। गुप्त काल में हम देख रहे हैं कि मंदिर वास्तुकला का उदय हो रहा है, और मंदिर वास्तुकला के साथ साथ जो मूर्तिकला और चित्रकारी है इस पर भी फोकस करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है विजयनगर की वास्तुकला, और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, या किस तरीके से मंदिर या कैसे किलों का निर्माण किया जा रहा है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। फिर अगला टॉपिक यहाँ पर आता है मंदिर वास्तुकला शैलियों में, जैसे नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियों की क्या विशेषताएं थी, नागर शैली कहाँ से कहाँ तक प्रचलित थी, वेसर, दक्षिण, और इनमें जो कुछ डायनेस्टीज जो हैं जो इन्वॉल्व हैं उन पर भी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। फिर हमारे यहाँ मध्यकालीन युग में जो है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला आती है, और इसमें मुगल वास्तुकला के साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक आता है वो है वास्तुकला, और वास्तुकला में हमें इन मेन टॉपिक्स पर फोकस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है दूसरी मूर्तिकला। मूर्तिकला में हम देखते हैं कि गांधार, मथुरा और अमरावती जो स्कूल की शैलियां हैं वो क्या थीं, उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ा, उनकी विशेषताएं क्या थीं, ये हमें देखना है ना। रॉक कट वास्तुकला, जिससे चट्टान को काटकर जो मंदिर या जो स्मारक बनाए जा रहे हैं उस पर हमें फोकस करना है। इसमें हमें अजंता, एलोरा और जो अन्य गुफा स्थल हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम पेंटिंग या चित्रकला पर आए तो यहाँ पे अजंता की जो चित्रकला है, मुगल चित्रकला, राजपूत चित्रकला और साथ ही साथ कुछ लोक चित्रकलाएं हैं, जैसे हम देखते हैं मधुबनी है, वर्ली है, तंजौर है ना, बसुली है। ऐसी कुछ चित्रकलाएं हैं जिन पर थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय जो कला संस्कृति है उसमें पहला टॉपिक आ रहा है वास्तुकला, दूसरा आ रहा है मूर्तिकला और तीसरा आ रहा है चित्रकला। ठीक है, फिर यहाँ पे अगली चीज आती है साहित्य में। तो साहित्य का भी डिवीजन यदि हम देखें तो कई तरीके से किया जा सकता है। वैदिक साहित्य को हम वेद, उपनिषद, ब्राह्मण में डिवाइड कर सकते हैं। संगम साहित्य यहाँ पर तमिल और सामाजिक विषय से जुड़ा हुआ है। शास्त्रीय साहित्य में हम देखते हैं तो संस्कृत साहित्य है, महान कवि है ना, नाटककार है, ये सारे लोग जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। और मध्यकालीन साहित्य जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें भक्ति और सूफी साहित्य आ रहा है। इसके साथ साथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जो प्रदर्शन कलाएं हैं उसमें शास्त्रीय नृत्य है, जैसे हमारे यहाँ कई शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिय। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा विश्लेषण देखना या इनकी कुछ विशेषताएं क्या हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। शास्त्रीय संगीत में यहाँ पर आए तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, वाद्य यंत्र पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगी ये हम बता नहीं सकते। ठीक है, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये टॉपिक्स पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फिर यहाँ पे एक टॉपिक और आता है लोक नृत्य और रंगमंच, है ना, जिसमें क्षेत्रीय विविधताएं हैं और साथ ही साथ परंपराएं किस तरीके की हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में मेरा मानना है कि यदि आप इतने टॉपिक्स पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है जो भी आएगा उसमें गलत होने की संभावनाएं लगभग नहीं के बराबर है। ठीक है, सो अब यहां पर जो तीसरा सेक्शन आता है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बेसिकली बच्चे जो हैं वो तब पढ़ते हैं जब उनको मेंस देना होता है। ज्यादातर बच्चों की जो टेंडेंसी मैंने देखी है कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री को हमेशा अवॉइड करते हैं कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में आती नहीं है और जब प्री निकल जाएगा तब पढ़ेंगे। तो ये एक गलत टेंडेंसी है।
वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा हमें पहले से तैयार रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आंसर राइटिंग पर करना है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि एनसीईआरटी की जो क्लास 11 एंड 12 की वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें हैं उनसे आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और विश्व इतिहास के लिए अर्जुन देव की जो किताब है वो हिंदी में है और वो आपको काफी मदद करेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें कितनी किताबों की जरूरत है, तो हमारे पास केवल 2-3 किताबों से ही हमारा काफी कुछ चीजें जो है वो निकल आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर यदि हम फोकस करें तो सबसे पहला यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में जो वैश्विक समाज थे, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्थाओं पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझने की जरूरत है। फिर यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, उनके कारण क्या थे, उनकी मुख्य मुख्य घटनाएं क्या थी, परिणाम, वैश्विक शक्तियों का उदय, इसको समझने की जरूरत है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जो है यहाँ पर ये अगला टॉपिक आता है, जहां पर साम्राज्यों का प्रचलन या उत्थान किस तरीके से हुआ, है ना, उनका पतन किस तरीके से हुआ, उसको जानने की जरूरत है। शीत युद्ध या कोल्ड वॉर जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हो रहा है और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का जो शीत युद्ध है ये 1991 तक चल रहा है और इसने काफी जो है वो तनाव उत्पन्न किया। वैश्विक राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हमें देखना है। और साथ ही साथ सोवियत संघ के पतन से यहाँ पर शीत युद्ध की समाप्ति हो रही है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, जैसे अमेरिकी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके कारण क्या थे, इनका परिणाम क्या हुआ, इनका क्या प्रभाव पड़ा, इनको यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। राष्ट्रवाद का उदय जो है वो यहाँ पर अगला आता है, जहाँ पर एशिया और अफ्रीका सहित दुनिया के विभिन्न देशों में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चले, इससे भी यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। अब यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स है, जैसे उपनिवेशवाद का जो उन्मूलन और राष्ट्रीय सीमाओं का जो है वो पुनर्निर्धारण। इसके बाद वैश्विक प्रभाव या साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। कुछ यहाँ पे कंसेप्ट हैं, जैसे हम देखते हैं तो पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। और उपनिवेशवाद का जो उन्मूलन है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा एक चीजों को समझने में मदद करेगा कि औपनिवेशिक जो साम्राज्य थे वो किस तरीके से यहाँ पर खत्म हुए, उनका प्रोसेस या उनकी प्रक्रिया क्या थी, उसको भी यहाँ पर समझना जरूरी है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को देखें तो दुनिया की जो बढ़ती, हम कह सकते हैं कि एक टेंडेंसी थी या जो उनकी परस्पर संबद्धता थी, वो यहाँ पर वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन से इसको जोड़ रही है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास, फिर भारतीय कला और संस्कृति और साथ ही साथ विश्व इतिहास पर फोकस किया और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने इन टॉपिक्स को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश की। ठीक है, सो आप सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। और आप यदि टेक्स्ट बुक पर पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। यदि आप इस क्लास में पहली बार आए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस के PDFs और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग है, जहाँ पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर हफ्ते कम से कम 2 क्वेश्चन बच्चों को दूं और बच्चे उसे लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके माध्यम से आप अगले आने वाले 2 महीनों में इस जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसे आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपको यदि किसी तरीके का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से मुझसे पूछ भी सकते हैं, है ना। किसी भी क्वेश्चन में किस तरीके का आंसर राइटिंग होना चाहिए या उसका फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, हम लोग उस पर भी फोकस कर सकते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को जो भी यूपीएससी का इस बार मेंस दे रहा है या मतलब उसका मेंस की वो तैयारी कर रहा है और उसमें किसी तरीके का उसे कोई डाउट है ना हिस्ट्री वाले सेक्शन में,
तो वो यहां पर मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकता है और आराम से उसको समझ सकता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, अपने ग्रुप में इसे खूब प्रमोट करिएगा। ठीक है, चलिए।